एक देश, एक चुनाव। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जो भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी पर एक गहरी नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब पूरे भारत में लोकसभा से लेकर आपके शहर की पंचायत तक हर चीज के लिए वोटिंग एक साथ हो रही हो। क्या यह सच में हो सकता है? और अगर हुआ तो इसका हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस पूरे विचार को हर एंगल से देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, यानी इसका इतिहास क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, और वो कौन सी चिंताएं हैं जो इसके विरोध में उठाई जाती हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर भारत में ऐसा पहले हो चुका है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ, फिर बीच में टूटा क्यों, और इसे वापस लाने की कोशिशें कब कब हुईं। देखिए, आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। ये बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर 1968 में यह सिलसिला टूट गया, क्योंकि कुछ राज्यों की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गईं। इसके बाद से ही इस सिस्टम को वापस लाने की बातें शुरू हो गईं। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश की, फिर 2018 में लॉ कमीशन ने भी यही कहा। लेकिन असली तेजी आई 2024 में, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। अब इतना बड़ा बदलाव लाना है तो जाहिर है सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा। इसके लिए संविधान में भी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, और इसी की नींव है 129वां संविधान संशोधन विधेयक। तो ये बिल करता क्या है? देखिए, इसका मकसद है संविधान में कुछ बहुत जरूरी बदलाव करना। सबसे पहले एक नया आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा जो एक साथ चुनाव का रास्ता साफ करेगा। फिर आर्टिकल 83 और 172 को बदला जाएगा ताकि लोकसभा और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ शुरू हो और एक साथ ही खत्म हो। और आखिर में एक अपॉइंटेड डेट क्लॉज होगा जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देगा कि वो तय करें कि ये नया सिस्टम किस तारीख से लागू होगा। इसे लागू करने का प्लान भी 3 स्टेप्स में बनाया गया है। पहले स्टेप में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ लाए जाएंगे। दूसरे स्टेप में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को भी इसी साइकिल में जोड़ा जाएगा। और जब ये सब हो जाएगा तो तीसरे और आखिरी स्टेप में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी मेहनत की क्यों जा रही है? इस बदलाव की जरूरत क्या है? जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनके पास इसके लिए काफी मजबूत तर्क हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क है पैसों की बचत। बार बार होने वाले चुनावों पर जो भारी भरकम खर्च होता है वो बचेगा। दूसरा, जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से ये रुकावट भी कम होगी। हमारे सुरक्षा बलों और सरकारी मशीनरी पर भी बोझ कम होगा। और शायद सबसे जरूरी बात, सरकारें लगातार इलेक्शन मोड में रहने के बजाय असल गवर्नेंस पर यानी शासन चलाने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी भी अपनी कुछ गंभीर चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहीं पे आकर असली वैचारिक टकराव दिखता है। एक तरफ समर्थक कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर शासन बेहतर होगा। दूसरी तरफ विरोधियों को ये डर है कि राष्ट्रीय मुद्दों के शोर-शराबे में राज्यों के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं दब ना जाएं। समर्थक इसे एक जरूरी संवैधानिक सुधार बता रहे हैं, तो वहीं विरोधियों का मानना है कि ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है और राज्यों के अधिकारों पर हमला है। अब ये संघवाद या फेडरलिज्म शब्द बार बार आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है सरकार का एक ऐसा ढांचा जहां ताकत सिर्फ केंद्र के पास नहीं होती, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। और विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता इसी संतुलन के बिगड़ने की है। तो हमने इतिहास समझ लिया, पक्ष और विपक्ष के तर्क भी देख लिए। तो अब सवाल यह है कि ये बिल अभी है कहां? इसका भविष्य क्या लग रहा है? लोकसभा में जब इस पर वोटिंग हुई तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े और इसके खिलाफ 198। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में कितना गहरा मतभेद है। सहमति बनाना आसान नहीं होने वाला।
फिलहाल की स्थिति यह है कि बिल लोकसभा से तो पास हो चुका है। अब इसे और ज्यादा जांच परख के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि इस पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है और आखिरी फैसला आने में अभी वक्त है। ये भी देखना जरूरी है कि क्या दुनिया में कहीं और ऐसा होता है, और जवाब है हाँ। साउथ अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया जैसे कई देश हैं जहां एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर वो कर सकते हैं तो क्या भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है? और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटकर आते हैं जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। क्या एक देश एक चुनाव का ये कदम भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा या फिर इसे किसी तरह से कमजोर कर देगा? जवाब तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस पर सोचना और एक राय बनाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।